1774 में लुईस 16 जो बॉर्बन फैमिली का था वो फ्रांस का राजा था। उस वक्त वो 20 इयर्स का था। उसकी पत्नी मैरी एंटोनिया एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रांस ने कई वॉर में पार्टिसिपेट किया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत पैसे का नुकसान हुआ। इसके अलावा दरबार को मेंटेन रखने में भी पैसे लगते थे। और लुईस 16 के टाइम में फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने में मदद की थी, क्योंकि ब्रिटेन सिर्फ अमेरिका का नहीं फ्रांस का भी दुश्मन था। इसमें भी कई पैसे लग गए। इस वजह से फ्रांस में एम्प्टी ट्रेजरी थी। अब राज्य में पैसे कम थे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जमींदारों ने लोन्स पर 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब राजा को भी अपने रेगुलर कामों जैसे सेना को मेंटेन करना, इन सब में भी तो पैसे चाहिए थे। इसलिए लुईस को टैक्स इंक्रीज करना पड़ा। उस समय फ्रांस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था जिसे एस्टेट्स बोलते हैं। फर्स्ट एस्टेट में आते थे क्लर्जी यानी चर्च में स्पेशल काम करवाने वाले लोग। सेकेंड एस्टेट में आते थे नोबेलिटी मतलब वहाँ के हाई क्लास मेंबर्स। और थर्ड एस्टेट में आते थे बिजनेसमैन, फार्मर्स, लॉयर्स, वर्कर्स, लेबरर्स और सर्वेंट्स जैसे लोग। फ्रांस में से थर्ड एस्टेट के लोगों को टैक्स पे करने पड़ते थे। फार्मर्स की पॉपुलेशन वहाँ 90% थी, जबकि लैंड उनके पास 40% था और बाकी 60% लैंड फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट के रिचर मेंबर्स के पास था। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के लोगों के पास जन्म से ही कुछ स्पेशल राइट्स थे, जैसे उन्हें टैक्स पे नहीं करने पड़ते थे। नोबल्स को पीजेंट से फिक्स्ड पैसे मिलते थे। चर्च को पीजेंट से एक ताइथी टैक्स मिलता था और पूरे थर्ड एस्टेट को एक डायरेक्ट टैक्स, टेल टैक्स देना पड़ता था चर्च को। इसके अलावा भी कई इनडायरेक्ट टैक्स वो गेन करते थे उनकी हर रोज़ की खाने पीने की चीज़ों पर, जैसे सॉल्ट पर भी टैक्स था। इससे हमें ये पता चलता है कि जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं उनके ऊपर पैसों का बहुत बड़ा बर्डन आ गया था एम्प्टी ट्रेजरी की वजह से। ईयर 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी और 1789 तक जाते जाते फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो खाने की डिमांड तो बढ़ेगी। हाई डिमांड की वजह से ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया। ब्रेड वहाँ पर मेन फूड थी, पर उस प्राइस के साथ वर्कर्स की वेजेस मेल नहीं खा पाई। गरीबों के लिए प्रॉब्लम बढ़ गई। गरीबों और अमीरों के बीच का डिफरेंस बढ़ गया। यह सब तो वैसे ही भयानक था, पर जब सूखा पड़ जाता था और हेल पड़ने लगती थी तब तो हार्वेस्टिंग भी कम हो जाती थी। एक बहुत ही भयानक सिचुएशन क्रिएट हो गई। जीने की बेसिक जो नीड्स होती हैं वही खतरे में पड़ गई और इस एक्सट्रीम सिचुएशन को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा गया है। जो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी करते थे और ओवरसीज ट्रेड करके सामान को एक्सपोर्ट करते थे उनके पास पैसे आने लग गए। 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप फॉर्म हो गया जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। इनमें लॉयर, मर्चेंट्स, मैन्युफैक्चरर और कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। यह सब एजुकेटेड हुए तो इन्होंने समझा कि जो प्रिविलेजेस फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट को दिए जा रहे हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि किसी की भी पोजीशन उनके लेवल ऑफ एजुकेशन से होनी चाहिए। और अब तो मिडिल क्लास भी एजुकेटेड हो गए थे। इन आइडियाज़ को कई फिलोसफर ने आगे बढ़ाया। अब लोगों ने सोच लिया था कि उनको भी राइट्स मिलने ही चाहिए। पैसे की कमी तो चल ही रही थी। लुईस 16 ने टैक्स और बढ़ाने का सोचा। राजा सिर्फ अपनी विश से ही यह डिसाइड नहीं कर सकता था। फ्रांस में रूल था कि ऐसे डिसीजंस लेने से पहले एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें हर एस्टेट में से एक जनरल को बुलाया जाता था। इस असेंबली में बहुत लोग आते थे। पीजेंट्स, आर्टिशियंस और वुमेन को आना मना था। मीटिंग मई 1789 को बुलाई गई। थर्ड एस्टेट में फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोगों को मिलाकर भी उनसे ज़्यादा लोग थे। वहाँ रूल था कि 1 एस्टेट 1 वोट। थर्ड एस्टेट ने डिमांड करी कि 1 मेंबर 1 वोट होना चाहिए, ना कि 1 एस्टेट 1 वोट, पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद थर्ड एस्टेट के लोगों ने मीटिंग को छोड़ दिया एक प्रोटेस्ट के रूप में। 20 जून को
वो सब एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और एक नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो मोनार्च की पावर को लिमिट कर देगा। इनके हेड थे मीराबाऊ और अब्बे साइयस। मीराबाऊ खुद एक नोबल था, बट वो भी मानता था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए किसी के भी पास। अब विंटर आ गई। नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में बिजी थी। सबको पता था कि विंटर की वजह से हार्वेस्ट बुरा होगा और बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और वैसा ही हुआ। सब परेशान थे। तभी किसी काम से लुइस ने अपनी सेना को पेरिस भेज दिया। अफवाह फैल गई कि सेना को उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा गया है। इसलिए लोगों ने नोबल्स और बाकी हाई क्लास लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ करी। अब लुइस को उनका बनाया कॉन्स्टिट्यूशन मानना ही पड़ा। क्लर्जी को भी अपने प्रिविलेजेस छोड़ने पड़े। इस तरह फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया। फ्रांस अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गया था। नेशनल असेंबली के पास लॉ मेकिंग राइट्स थे। नेशनल असेंबली के लिए अब वोटिंग होने लगी। सबको वोटिंग राइट नहीं थे, पर सिर्फ उन आदमियों को थे जो 25 ईयर्स से बड़े हैं और लेबरर्स की 3 दिन की वेज जितना टैक्स भरते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने मेन को राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड ऑल्सो इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आप अब देख ही सकते होंगे कि किस तरह इनका सिस्टम था कि इनके पास सिर्फ वीटो पावर रह गई थी। जितने मिनिस्टर्स थे उन सबको नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी। फिर ये वोटिंग सिस्टम दिखाया हुआ है, आप देख ही सकते होंगे। पर लुइस 16 इन सब से खुश नहीं था। बाकी राजा भी टेंशन में थे कि उनके साथ भी ऐसा ना हो। लुइस ने बाकी सारे दोस्त राजाओं के साथ एक सीक्रेट प्लानिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि ये सब राजा अपनी आर्मी को भेजते, नेशनल असेंबली ने इनके खिलाफ लड़ाई के लिए वोटिंग भी कर दी। इसके बाद मोनार्ची को कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया। नई गवर्नमेंट बनाने के लिए ग्रुप्स बनने लगे। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप था जैकोबिन्स क्लब। इसके मेंबर्स सोसाइटी के लो लेवल के लोग थे, जैसे पेस्ट्री कुक्स, वर्कर्स, सर्वेंट्स, लो वेज वर्कर्स एटसेट्रा। और इनका लीडर सामने है, आप देख ही सकते होंगे। इसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर। इलेक्शंस में इस बार 21 ईयर्स से बड़े सारे आदमियों को वोटिंग राइट्स थी, पर वुमेन को नहीं। इस न्यूली इलेक्टेड असेंबली का नाम था कन्वेक्शन। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। लुइस 16 को डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। फिर बाद में रानी के साथ भी वही हुआ। मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर पावर में आ गया। इसके टाइम में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। जो भी इसके रूल्स के खिलाफ जाता उसका गला काट दिया जाता था। ये इक्वालिटी लाया स्पीच और स्टेटस में। पर इसकी पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट थी कि इसकी खुद की पार्टी के मेंबर्स ने मॉडरेशन डिमांड की। इसे अरेस्ट कर लिया गया और इसका भी गला काट दिया गया। इसके बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन को वोटिंग राइट्स डिनाई करता था। एक डायरेक्टरी जो 5 मेंबर्स का एक ग्रुप था उसे अपॉइंट किया गया, ताकि एक मेंबर के हाथ में पावर ना हो, वरना वैसा ही होगा जैसे मैक्सिमिलियन रॉबिस्फायर के टाइम पर हुआ था। पर प्रॉब्लम ये आई कि इसके मेंबर्स के व्यूज़ कई बार क्लैश हो जाते थे। इस वजह से डायरेक्टरी को डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक इंसान पावर में आ गया। उसने बहुत अच्छी गवर्नमेंट बनाई जो फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को प्रमोट करती थी। लोग इससे खुश थे। इसने लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट किया। बट फाइनली यह भी बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया जो 1815 में हुई थी। यही हमारा चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक and comment. Press this button. Also press the bell icon to get more updates.